जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग द्विगुणित डीएनए की संरचना को पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग द्विगुणित डीएनए को एकदम सरल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा इससे क्वेश्चन बनता है वो दो प्रकार से बनता है। फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि आप द्विगुणित डीएनए की संरचना को बताइए, ठीक ना। एंड सेकेंड नंबर से इसका क्वेश्चन बनेगा कि आप वाटसन एवं क्रिक का जो मॉडल है उसको बताइए, ठीक ना। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है सबसे पहले कि जो हमारा द्विगुणित डीएनए की संरचना है उसको दिया किसने था, वाटसन एवं क्रिक ने। सन कौन सा था, 1953। यानी कि वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में इस मॉडल को दिया था, ठीक ना। तो दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमने बता दिया कि पहला नंबर से पूछा जाएगा कि द्विगुणित डीएनए की संरचना को बताइए, एंड सेकंड नंबर पे पूछा जाएगा कि वाटसन एवं क्रिक का जो डीएनए पे मॉडल था उसको आप समझाइए। क्लियर हो गया। देखिए दो क्वेश्चन से आपको ये याद भी हो जाएगा कि जो हमारा डीएनए की संरचना है उसको दिया किसने था, वाटसन एवं क्रिक ने। सन कौन सा था, 1953 था। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो संरचना दिख रहा है यही है हमारा डीएनए की संरचना। क्या, डीएनए की संरचना। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बता दें हम कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया। देखिए ये जो डीएनए का चित्र दिख रहा है इसमें आपको दो परतें दिख रही होंगी, ये एक परत एंड इधर से एक परत, ठीक ना। तो इस परत को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चूंकि ये दो है तो इसलिए बोलेंगे श्रृंखला एक, ठीक ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या है, एक श्रृंखला है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो डीएनए होता है ये 3 घटकों से मिलकर बना होता है। कितने घटकों से, 3 घटकों से मिलकर बना होता है। यानी कि प्रत्येक जो डीएनए होता है, प्रत्येक डीएनए 3 घटक से मिलकर बना होता है, ठीक ना। सबसे पहला होता है हमारा शर्करा एंड फास्फेट। तीसरा नंबर पे होता है नाइट्रोजनी क्षार। पहला शर्करा, दूसरा फास्फेट एंड तीसरा नाइट्रोजनी क्षार। तो ये जो शर्करा एंड जो फास्फेट आपको दिख रहा है इससे क्या बने होते हैं, ये हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, शर्करा से प्लस में फास्फेट समूह से। किससे, शर्करा से प्लस में फास्फेट समूह से। देखिए ये पीएस जो आपको दिख रहा है वही है हमारे क्या, पी से फास्फेट, एस से क्या, शर्करा। इतना क्लियर हो गया, समझ गया। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि ये जो हमारा बचता है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक ना। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजनी क्षार। तो इसमें एक दूसरा पॉइंट है कि जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं एडिनिन, दूसरा होता है उसको बोलते हैं ग्वानिन, तीसरे को बोलते हैं साइटोसिन एंड चौथे को बोलते हैं थायमिन, ठीक ना। और एक बात आपको हमेशा याद करके रख लेना है, ये जो थायमिन होता है ना उसको आरएनए में हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेसिल। क्या, आरएनए में क्या बोलते हैं, यूरेसिल। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा क्या आरएनए में थायमिन पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया, समझ गए आप यहाँ तक कि जो हमारा डीएनए होता है वो 3 घटक से मिलकर बना होता है, शर्करा से, फास्फेट से, नाइट्रोजनी क्षार से। तो जो शर्करा और फास्फेट होता है इससे हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बने होते हैं। लास्ट में बचता है हमारा नाइट्रोजनी क्षार। तो जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो 4 प्रकार के होता है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक ना। तो जो एडिनिन होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, एंड जो ग्वानिन होता है इसको डिनोट करते हैं जी से, एंड जो साइटोसिन होता है उसको डिनोट करते हैं सी से, एंड जो थायमिन होता है उसको डिनोट करते हैं टी से, ठीक ना। आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको एक पॉइंट हमेशा याद करके रखने हैं कि जो एडिनिन होता है, एडिनिन वो डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा रहता है। किससे, थायमिन से। यानी कि हमेशा एडिनिन थायमिन से डबल बॉन्ड में जुड़ेगा, ठीक ना। एंड जो ये ग्वानिन है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में साइटोसिन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा। इतना आपको याद करके रख लेने हैं, ठीक ना।
ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है। हमेशा एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड में जुड़ा रहेगा एंड हमेशा ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड पे आपस में जुड़ा रहेगा। क्लियर हो गया, समझ के अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। हमने आपको बता दिया कि ये जो दिख रही है परत, इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक ना। तो जो डीएनए होती है, क्या जो डीएनए होती है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, ठीक ना, जिसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये जो पूरा व्यास है ये कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या मतलब आधा, तो 20 एंगस्ट्रॉम है तो इसका आधा हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया, व्यास कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम, त्रिज्या कितनी होती है 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, फाइनल हो गया। अब बढ़ते हैं इसमें के पॉइंट में, ठीक ना। देखिए प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फेट व शर्करा से क्रम में जुड़ा रहता है। हमने आपको यहाँ पे बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला शर्करा और फास्फेट से बना होता है। देखिए तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फेट व शर्करा से क्रम में जुड़ा रहता है, ठीक ना। एक क्रम में जो हमारा फास्फेट व शर्करा है वो जुड़ा रहता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि फास्फेट समूह होता है, ठीक ना। जो फास्फेट समूह होता है शर्करा 5 कार्बन व दूसरी तरफ शर्करा 3 डैश कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो अधिकांश स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा अपने में दिक्कत महसूस करेंगे, ठीक ना। तो इसको हम बता दें कि जो फास्फेट समूह होता है वह शर्करा 5 डैश कार्बन व दूसरी तरफ शर्करा 3 डैश कार्बन से जुड़ा रहता है। क्लियर हो गया कि जो हमारी फास्फेट समूह होता है वो शर्करा 5 डैश कार्बन व दूसरी तरफ शर्करा 3 डैश कार्बन से जुड़ा रहता है। यही एक पॉइंट है जो आपको माइंड में बैठाना है और आराम से याद करना है। क्लियर। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ा रहता है। क्या, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजनी क्षार हमारा कौन सा है, ये है। तो चलिए अब हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो हमारा एडेनिन है वो किससे जुड़ा है, थाइमिन से, यानी टी से, ठीक ना। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे, एडेनिन डबल बॉन्ड में थाइमिन से इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। क्लियर ना। यहाँ पे जो ग्वानिन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड में किससे, साइटोसिन से जुड़ा रहेगा, यानी कि जी जुड़ा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड में सी से, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ा रहता है इसी प्रकार से, ठीक ना। इसी प्रकार से ये जुड़ता जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गया। अब आता है अपना अगला पॉइंट कि एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिक्स का मतलब क्या होता है, ये आपके माइंड में सवाल उठा होगा। तो हम बता दें कि एक हेलिक्स का मतलब होता है एक घुमाव। क्या, एक घुमाव को एक हेलिक्स बोलते हैं, ठीक ना। एक घुमाव को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हेलिक्स बोलते हैं। तो एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एंड एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए कि एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने, 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। क्लियर हो गया कि एक हेलिक्स की लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है एंड एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ठीक ना। नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं इसको आपने समझ लिया होगा आसानी से, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, ठीक ना। अगला पॉइंट बहुत ही खास है जो आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि जो डीएनए होता है उसका पीएच कैसा होता है। तो उसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक ना। तो डीएनए का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक ना। अब आप एक बात हमेशा याद करके रखिएगा कि ये जो
हमारा 2 नाइट्रोजनी क्षार है, यहाँ पे हमने 3 बनाया है, ठीक ना। ऐसे ही बहुत सारे इसमें भरे रहते हैं, यानी कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो नाइट्रोजनी क्षार से इसी प्रकार से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इस 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इतना क्लियर हो गया? देखिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा डीएनए की संरचना। इसको दिया किसने था? वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक ना। 1953 में इसको दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, और कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब किस टॉपिक पे हम अपना अगला वीडियो बनाएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।